Hello everyone, today we are going to start with class 12, chapter solid state, topic टू डायमेंशनल लैटिस। देखिए, इससे लास्ट वाली वीडियो में अगर आपने देखा है तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस के बीच का डिफरेंस, ठीक है, कि स्पेस लैटिस प्लस बेसिस इज इक्वल टू द क्रिस्टल लैटिस, वो थोड़ा आपको बताया था। अब उसकी टाइप्स, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस क्या है, दीज आर द अरेंजमेंट्स। ये क्या है कि एक तरह से आपने पॉइंट्स की अरेंजमेंट की हुई है, फिर उस पॉइंट की जगह पे आप एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को रखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में हम पहले पढ़ेंगे टू डायमेंशनल लैटिस से कि अगर टू डायमेंशनल का एग्जांपल होता है जैसे प्लेन ऑफ पेपर, एक पेज ले लिया आपने सिंपल, उस पर आप कुछ भी बनाएंगे तो वो एक 2D है। द प्लेन ऑफ द पेज इज 2D और यू कैन सी द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड, इट इज़ अ 2D, ठीक है। तो इसके ऊपर जो हम बनाएंगे तो वो टू डायमेंशनल लैटिस में आएगा कि बस पॉइंट्स का हमें अरेंजमेंट करना है। अब ये पॉसिबल अरेंजमेंट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, और इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुछ वैसे ही अरेंजमेंट जो होगा वो एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का या आयंस का होता है, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पहले मान लीजिए अब डॉट्स की ही अरेंजमेंट करनी है। मान लीजिए डॉट की अरेंजमेंट मैंने ऐसे की कि बिल्कुल एक तरह का रेगुलर अरेंजमेंट बनाना है मुझे पॉइंट्स का, तो मैंने पहले ऐसे पॉइंट्स लगा दिए। अब ये जब पॉइंट्स लगे तो मुझे इस पूरे को तो मैं क्या बोलूँगा, आई विल कॉल इट एज स्क्वायर लैटिस या फिर सिंपल लैटिस, क्योंकि पॉइंट्स का अरेंजमेंट है ये। बट जब मैंने इसमें एक छोटा सा हिस्सा मार्क किया, उसको मैंने देखा तो वो एक स्क्वायर बना, ठीक है। जब मैंने पॉइंट्स को मिलाकर एक छोटा सा हिस्सा देखा तो मैंने स्क्वायर देखा। तो यहाँ भी अगर मैं पॉइंट्स को मिलाता हूँ तो एक स्क्वायर बन रहा है, यहाँ भी स्क्वायर बन रहा है, यहाँ भी स्क्वायर, यानी जहाँ भी मैं इन चार पॉइंट्स को मिलाता हूँ मुझे एक स्क्वायर मिल रहा है। और वो स्क्वायर सारे के सारे सेम है, मतलब उनका शेप साइज सेम है सबका। तो यानी यही स्क्वायर बार बार खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है। यही स्क्वायर बार बार खुद को रिपीट कर रहा है और पूरा का पूरा स्क्वायर लैटिस मुझे मिल रहा है। तो ये जो छोटा है, छोटी यूनिट आप बोल सकते हो इसको, या यूनिट सेल बोल सकते हो, ये छोटा पोर्शन जो खुद को बार बार रिपीट करके पूरा स्क्वायर लैटिस को बना रहा है, इस छोटे हिस्से को, छोटे पोर्शन को हम यूनिट सेल बोलते हैं। तो यूनिट सेल क्या हुआ आपका, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन। इस तरफ भी आप रिपीट कर लें, इस तरफ भी कर लें, ऊपर भी कर लें, नीचे भी कर लें, स्क्वायर लैटिस आपको हर तरफ मिल जाएगा। इन डिफरेंट डायरेक्शन प्रोड्यूस द कंप्लीट स्पेस लैटिस एंड इट इज़ कॉल्ड द यूनिट सेल। तो इस छोटे हिस्से को यूनिट सेल बोलते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। ऐसे ही आपका देखिए यहाँ पर लैटिस है और यहाँ पर यूनिट सेल है, ठीक है। ऐसे ही आपका स्क्वायर लैटिस में जो छोटा हिस्सा बनेगा वो स्क्वायर बनेगा। वैसे ही यू कैन ट्राई टू मेक अ रेक्टेंगुलर लैटिस, कि आप पॉइंट्स जो हैं उनको ऐसे अरेंज करें कि वो एक रेक्टेंगुलर लैटिस बने। वो भी एक तरह की अरेंजमेंट है इन पॉइंट्स की, ठीक है। तो उसमें जो छोटा हिस्सा होगा वो एक रेक्टेंगल का होगा। अगर आप पैरेललोग्राम लैटिस बनाते हैं तो पैरेललोग्राम होगा छोटा हिस्सा। अगर आप रोम्बिक लैटिस बनाते हैं तो रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है। अगर आप हेक्सागोनल बनाते हैं तो उसमें रोम्बस होगा, ठीक है। तो मतलब पॉसिबल ये 5 अरेंजमेंट्स ही हैं इसमें, पॉसिबल 5 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स आर हेयर, ठीक है। और इसमें यूनिट सेल कैसे बनता है तो एक मैंने अभी आपको करके दिखाया है यहाँ पे कि हाउ वी मेक अ स्क्वायर लैटिस, और उसमें यूनिट सेल स्क्वायर किस तरह से बनता है। सो यहाँ पर अब आपका जो है टू डायमेंशनल लैटिस में सेकंड वन हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि स्क्वायर लैटिस क्या होता है। अब सेकंड वन इज़ रेक्टेंगुलर लैटिस। देखिए, रेक्टेंगुलर लैटिस में क्या होगा कि अरेंजमेंट अगेन प्लेन ऑफ पेपर में ही है, बट यहाँ पर जो इधर वाले पॉइंट्स का डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस ज़्यादा है और इनका डिस्टेंस जो है वो कम है। यानी यहाँ पर दो तरह की लेंथ आ गई। स्क्वायर लैटिस में जो पॉइंट्स लगाए थे आपने वो बिल्कुल बराबर दूरी पे थे सारे पॉइंट्स, जो आप हॉरिजॉन्टल में लगा रहे थे वो भी, और जो वर्टिकल मतलब ऐसे ऊपर से नीचे लगा रहे थे वो भी। तो उसमें सारे बराबर थे, डिस्टेंस पॉइंट्स के बीच में बराबर था, इसीलिए वहाँ पर हमने स्क्वायर लैटिस उसको कहा था या स्क्वायर कहा था। अब रेक्टेंगुलर लैटिस में आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो है आपका, इसको ए मान सकते हैं आप इन दो पॉइंट्स का जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, और बी इज़ द डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में जो वर्टिकल कहलाओगे। वर्टिकल जानते हैं ना आप, ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो क्योंकि ये अलग हैं
और इसीलिए ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब रेक्टेंगल इसीलिए भी बन रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है आपका वो 90 डिग्री है। मतलब जो जो एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी आपकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल हैं, एंगल 90 डिग्री का है, और एक साइड आपकी बड़ी है वो लेंथ कहलाती है, दूसरी साइड छोटी है वो ब्रेड्थ कहलाती है। तो क्योंकि ये अरेंजमेंट ऐसा बन रहा है इसीलिए हमने इसको रेक्टेंगुलर लैटिस कहा। और यहाँ पर अगर एक छोटे से हिस्से को आप देखें, एक छोटा सा पोर्शन जो खुद को रिपीट कर रहा है, वो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है। देखिए यहाँ भी रेक्टेंगल बनेगा, यहाँ भी आप बना सकते हैं, यहाँ भी रेक्टेंगल बनेगा, यहाँ भी सेम रेक्टेंगल बनेगा, नीचे भी सेम रेक्टेंगल। तो मतलब यही एक रेक्टेंगल खुद को बार बार रिपीट कर रहा है। दैट्स वाई हियर द यूनिट सेल इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड पे। अब देखिए ये पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, 5 तरह की अरेंजमेंट आप प्लेन ऑफ पेपर में पॉइंट्स के साथ यू कैन डू। अब अगला अरेंजमेंट जो है वो, अब आप पॉइंट्स को एक एंगल पे रखें तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे अब ये लाइन तो ऐसी थी सीधी, अब ये अगला पॉइंट बिल्कुल इसके नीचे ना होकर थोड़ा सा साइड में है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम तो आप जानते ही हैं, पैरेललोग्राम किस तरह से, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है वो भी अलग है, मतलब हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अलग है और वर्टिकल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अलग है। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या बन चुका है, पैरेललोग्राम, क्योंकि यहाँ पर एंगल आपका 90 डिग्री नहीं है, ओनली अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो पैरेललोग्राम बन गया। तो इसीलिए इस पूरे लैटिस या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स को हमने कह दिया इट इज़ पैरेललोग्राम लैटिस। और इसका एक छोटा हिस्सा एक पैरेललोग्राम बन रहा है, तो यानी यूनिट सेल में आप लिख सकते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, यही आप यहाँ पर देखें, यही यहाँ पर भी पैरेललोग्राम बनेगा, यहाँ पर भी पैरेललोग्राम बन रहा है एंड यहाँ पर भी पैरेललोग्राम बन रहा है। अब यही पैरेललोग्राम खुद को रिपीट कर रहा है, देखिए सारी डायरेक्शंस में आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो गया आपका पैरेललोग्राम लैटिस। नाउ द फोर्थ इज रोम्बिक। अब रोम्बिक में क्या है कि रोम्बिक पैरेललोग्राम की तरह ही बनेगा, मतलब एक एंगल पे आपको बनाना पड़ेगा, बट डिफरेंस क्या होता है दोनों में कि यहाँ तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका जो था अलग अलग था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का। ठीक है, बट यहाँ पर आपका जो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस लिया है वो भी सेम है, ए मान लीजिए, और जो आपका वर्टिकल में डिस्टेंस है वो भी सेम है, उसको भी ए मान लीजिए। तो ये इससे ऐसे अलग है। ठीक है, बाकी एंगल इन दोनों में 90 के इक्वल नहीं लेने हैं आपने, क्योंकि 90 के केस आप पहले ही पढ़ चुके हैं, वो एक स्क्वायर का केस था और एक रेक्टेंगल का। अब अगर एंगल 90 के बराबर ना हो के और कुछ एंगल होगा तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा और दूसरा रोम्बस बन जाएगा। अब देखिए बन तो गया रोम्बस, देखिए एक छोटा सा हिस्सा जो है वो एक रोम्बस बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रोम्बिक लैटिस बोल देते हैं। बट जब हम यहाँ पे यूनिट सेल को लेकर चलते हैं तो यूनिट सेल में हम एक रोम्बस नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि रोम्बस को आपको स्टडी करना डिफ़िकल्ट है, इसीलिए हम इसको एज अ रेक्टेंगल लेते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल्स को स्टडी करना ज़्यादा इजी वे है और प्रॉपर वे है स्टडी करना। तो यहाँ पर जब आप इन पॉइंट्स को ना मिलाकर, यहाँ पे रोम्बस नहीं आपने बनाना है, क्योंकि इसका छोटा यूनिट सेल रोम्बस नहीं है बल्कि एक रेक्टेंगल ही है। तो आप क्या करें, देखिए अब आप यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएं, इससे इस पॉइंट को, इससे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो आपको 90 डिग्री का एंगल भी मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पर 2 लेंथ मिल जाएंगी, एक आपका डिस्टेंस ए आप बोल सकते हो और एक आप बोल सकते हो बी। ये दोनों डिस्टेंस अलग हैं तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। बट ध्यान रखिएगा कि ये रेक्टेंगल है बट एक पॉइंट बीच में भी आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये इससे क्यों अलग है, क्योंकि ये तो सिंपल रेक्टेंगल है, इसके बीच में कोई पॉइंट नहीं है, और ये है रेक्टेंगल विद इंटीरियर पॉइंट, ये है रेक्टेंगल विद इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो इसीलिए ये बन गया रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर पॉइंट। उसके बाद आ जाते हैं हम हेक्सागनल लैटिस में। अब हेक्सागन तो सबने पढ़ा हुआ है, पॉलीगन ही होता है जिसकी 6 साइड होती हैं। तो एक्चुअल में ये भी ऐसा ही होता है, सिंपल ऐसे जैसे ये 2 बनते हैं वैसे ही ये बनता है, बट यहाँ पर बनते टाइम एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। मतलब बनेगा तो एक रोम्बस ही बनेंगे इसमें भी छोटे छोटे, बट एक एंगल 60 डिग्री है। बट फिर इसको हेक्सागन नाम क्यों दिया? हेक्सागन नाम इसलिए दिया कि जब आप इनको अरेंज करोगे और ऐसे आप जब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो वहाँ पर एक हेक्सागन बनेगा। देखिए क्या ये शेप एक हेक्सागन है? यहाँ से अगर इस पॉइंट को इन पॉइंट्स को आप आपस में मिलाएं तो आपको एक हेक्सागन शेप मिलेगी। ठीक है, तो अगर एक हेक्सागन शेप मिलती है आपको, हेक्सागन का मीनिंग क्या होता है कि अब ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड,
ये मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इनका और इनका सबका सेम है, सो इट फॉर्म्स अ हेक्सागन। हेक्सागन बन गया आपका, ठीक है। बट हेक्सागन में हम इसे स्टडी नहीं करते, मतलब इसके यूनिट सेल को हेक्सागन नहीं हम लेके चलते क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसलिए सिंपल बनाने के लिए हम इसका एक छोटा सा हिस्सा लेकर चलेंगे, मतलब सिर्फ ये वाला हिस्सा ले लिया यहाँ से, देखिए ये, ठीक है, क्योंकि यही हिस्सा जो है ये बार बार खुद को रिपीट कर रहा है। ये एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, यहाँ पर एंगल है 60 का, तो इस हिस्से को हमने कहा रोम्बस, क्योंकि रोम्बस है। रोम्बस क्यों है? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपका बराबर है। रोम्बस में होता है ना सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये सारी साइड्स इक्वल हैं बट एंगल 60 डिग्री है, तो इसलिए हमने मेंशन कर दिया रोम्बस विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आप इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपके पास सामने जो है बुक होनी चाहिए, ठीक है। बुक में से आपको ये चीज़ें जो हैं ये डायग्राम्स देखने हैं, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, साथ के साथ उन डायग्राम्स को आप देखें एक बार ना, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जस्ट अरेंजमेंट है पॉइंट्स की। सो अभी आपने जो है पीछे पढ़ा 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। अब क्या कर देता हूँ मैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको बता देता हूँ इसके, उसके बाद जो है हम 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्रिस्टल लैटिस के, वो क्या हैं? नंबर 1, ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन, ऑल्सो नोन एज बेसिस, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता रखी है स्टूडेंट कि जो आप पॉइंट्स लगा रहे हैं वहाँ पे, पिछले केस में आपने जो पॉइंट लगाए थे वो लगाए थे प्लेन ऑफ पेपर पे, यानी 2 डायमेंशनल में आपने उन पॉइंट्स को अरेंज किया था। तो उस एक पॉइंट का मतलब क्या? उस एक पॉइंट का मतलब है कि उस पॉइंट पे आपको एक एटम को रखना है या मॉलिक्यूल को रखना है या फिर आयन को रखना है, ठीक है। और इसी को आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी बोल देते हैं इन सभी को, या फिर बेसिस भी बोल देते हैं हम, दैट इज ग्रुप ऑफ, आपको याद हो मैंने स्टार्टिंग में बताया था एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, दे आर कॉल्ड बेसिस, ठीक है। फिर दूसरा है ईच पॉइंट इन द लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट, कि जो डॉट आप लगाते हो उसमें उन डॉट्स को आप लैटिस पॉइंट बोल सकते हो, या सिंपल पॉइंट हम बोल रहे थे तो आप लैटिस पॉइंट बोल सकते हो, या लैटिस साइट भी आप बोल सकते हो उस पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद तीसरा है दैट द पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय द लाइंस जस्ट टू रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस, कि एक्चुअल में तो वहाँ पर एटम्स होते हैं, तो वो एटम्स के बीच में लाइन नहीं हम लगाते, वो बस लाइन वहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि ज्योमेट्री, कि कैसे वो अरेंज हैं, उस ज्योमेट्री को हमें समझना है। उसको समझने के लिए फिर वहाँ पर हमने उन पॉइंट्स को लाइंस के साथ जोड़ा था, फिर कहीं पे स्क्वायर बन रहा था, कहीं पे रेक्टेंगल बन रहा था, कहीं पे पैरेललोग्राम बन रहा था। तो उन लाइंस को जोड़ने के बाद ही वी कैन अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 3 डायमेंशनल लैटिस। इससे पहले हमने पढ़ा था 2 डायमेंशनल लैटिस, उसमें आपने जस्ट क्या किया था, पॉइंट्स का अरेंजमेंट, जिन पॉइंट्स को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट, पॉइंट्स को अरेंज किया। उन पॉइंट्स की जगह पे हम क्या रखते हैं? उन पॉइंट्स की जगह पे हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को रखते हैं, ठीक है। और वहीं पे जब वो पूरा पैटर्न बन जाता है, अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट बन जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो अभी आपने 2 डायमेंशनल में पढ़ा, एक्चुअल में 2 डायमेंशनल लैटिस होते ही नहीं हैं। वो 2 डायमेंशनल आपको इसीलिए पढ़ाया ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाए आपके माइंड में कि हमें जस्ट रेगुलर अरेंजमेंट करना है। एक्चुअल में जो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास, आपने देखा है ये 3 डायमेंशनल है। यहाँ तक कि अगर आप बोलें कि नहीं, हम ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे थे, ब्लैक बोर्ड तो एक 2D चीज़ है, ब्लैक बोर्ड है तो 2D, बट इसकी थिकनेस भी तो होती है, सो 3rd डायमेंशन इज ऑल्सो देयर। सो इन एक्चुअल प्रैक्टिसेस जो भी चीज़ें हैं वो 3 डायमेंशनल में ही हम पढ़ते हैं, जिसके 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। जब आपने 2 डायमेंशन में पढ़ा था तो आपने उसमें डिस्टेंसेस A और B माने थे ना, कि हॉरिजॉन्टल में A, वर्टिकल में B, वैसे माने थे। वैसे यहाँ क्योंकि 3 डायमेंशनल में आप पढ़ रहे हो तो 3 डिस्टेंसेस हम मान के चलेंगे। कैसे? पहले तो देखिए ये एक मैंने क्यूब बना लिया है, देखिए क्यूब तो सबको आता है बनाने, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉर्नर्स में क्या कर दिया, डॉट लगा दिया ऐसे, फिर बीच में भी मैंने ऐसे, मतलब पूरा का पूरा अरेंजमेंट मैंने बना दिया, मैं आपको सिखा दूंगा बीच में दैट हाउ टू मेक इट। अब यहाँ पर ये देखिए ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, देखने में आपको भी 3D लग रहा है। तो यहाँ पर ये जो देखिए ये जो डॉट्स हैं ये क्या हैं, दीज आर द क्रिस्टल लैटिस, ये हैं आपके क्रिस्टल लैटिस यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है
कि अब आपको डिस्टेंसेस बताने कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो आपको पता है कि पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस ही होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक्स एक्सिस में बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हमने ए मान लिया, ए, ठीक है। और वाई एक्सिस में मान लीजिए ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के अलोंग दो एटम्स के, या दो, अभी तो हम पॉइंट्स ही बोलेंगे, फिर पॉइंट्स की जगह वी कैन प्लेस अ एटम ऑल्सो और अ मॉलिक्यूल ऑल्सो और अ आयन ऑल्सो, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स में, इन दो लेटिस पॉइंट में जो वाई एक्सिस पे हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को हमने बी मान लिया। और जो दो लेटिस पॉइंट्स यहाँ पर जेड एक्सिस पे आ रहे हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को हमने सी मान लिया। यानी ए बी सी क्या है, ये बस आपके पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, जो कि डायरेक्शन, अगर एक्स डायरेक्शन है तो ए लिया है, वाई के लिए बी लिया है, जेड के लिए सी लिया, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पे एंगल्स भी वी कैन डिफाइन। अब एंगल क्या है, देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ा एंगल है। ये कैसे याद रखना है कि जो ए वाली आपने डिस्टेंस लिया है, तो उसके सामने ए को छोड़ दीजिए, ए के अलावा बी और सी बच गए, तो ये बी और सी के बीच का एंगल है। यानी एक डिस्टेंस आपका बी है, दो पॉइंट्स के बीच का, एक सी है, इनको हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी बोल देते हैं, क्योंकि पॉइंट की जगह पे अगर आप एटम रखेंगे तो एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इंटर एटॉमिक, इंटर मतलब बीच में, एटॉमिक मतलब एटम का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज़ अल्फ़ा, ठीक है। तो इस अल्फ़ा को, ये एंगल्स बनेंगे आपके, ठीक है। वैसे ही जो बी के सामने एंगल बनेगा वो बीटा होगा। अब जो बी के सामने एंगल बनेगा उसमें बी नहीं आएगा, उसमें ए और सी आएंगे। तो ए और सी के बीच में जो एंगल है दैट इज़ द बीटा हेयर। वैसे ही गामा जो है वो सी के सामने बनेगा, यानी सी को छोड़ के ए और बी के बीच के एंगल को आप गामा बोलेंगे। अब इन एंगल्स को हम बोल देते हैं एक्सियल एंगल्स। एक्सियल एंगल क्योंकि अलग अलग एक्सिस पे हैं ये, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो एक्सियल एंगल बोल दिए इन्हें, ठीक है। और जो बाकी आपकी जो हमने लेंथ ली थी वो एक्सिस के ऊपर ही ली थी, जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग ए, वाई एक्सिस के अलोंग बी, जेड एक्सिस के अलोंग सी, तो इनको एक्सियल लेंथ बोल देते हैं। तो ए बी सी हुए एक्सियल लेंथ, और अल्फ़ा, बीटा और गामा, इनको हमने बोल दिया एक्सियल एंगल्स। तो यानी आपको हल्का सा आइडिया लगा कि कैसे जो हैं इन क्रिस्टल पॉइंट्स या लैटिस पॉइंट्स, जिनको हम बोलते हैं लैटिस साइट्स भी हम बोलते हैं, इनको हम कैसे अरेंज करते हैं 3 डायमेंशन में। अब 3 डायमेंशन में अरेंज करने के लिए हमें 6 चीज़ें बतानी पड़ी, जिसमें 3 चीज़ें हैं लेंथ के लिए, बिकॉज 3 डायमेंशन, डायमेंशन मीन्स लेंथ, तो 3 डायमेंशन 3 लेंथ से ही मिलकर बनता है, और साथ के साथ 3 एंगल, जिनको एक्सियल एंगल्स आपने कहा है। तो इनको आप बताएंगे दैट देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो इनको जब आप चेंज करेंगे, जैसे वहाँ पर आपको याद हो कि 2 डायमेंशन में डिस्टेंस तो दो ही था, एक हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग, एक वर्टिकल के अलॉन्ग, फिर आप बारी बारी से आप उनको चेंज करते थे कि अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अलॉन्ग डिस्टेंस सेम हो गया तो उसको स्क्वायर बोल दिया आपने, साथ के साथ एंगल भी वहाँ पे आपने 90 रखा था तो स्क्वायर हो गया। बट अगर डिस्टेंस दोनों सेम है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अलॉन्ग, और एंगल वहाँ पर आपने 90 के अलावा और कुछ पुट कर दिया तो उसको रोम्बस बोला था, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ। रेक्टेंगल में क्या था कि जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस थे वो अलग अलग थे, एक को ए मान लिया था, एक को बी मान लिया था आपने, बट उनके बीच का एंगल 90 ही था, तो उस टाइम रेक्टेंगल बन गया। और अगर एंगल चेंज कर दिया तो पैरेललोग्राम बन गया। तो वहाँ पे अरेंजमेंट, उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके आपने अलग अलग अरेंजमेंट शो कर दी। वैसे ही यहाँ पर आपके पास 3 एक्सियल लेंथ हैं और 3 ही आपके पास एक्सियल एंगल्स हैं, तो इन तीनों को ही आप बारी बारी चेंज करेंगे। एक बार आप बोल देंगे तीनों बराबर, तीनों बराबर, सारे एंगल बराबर 90 के इक्वल, तो बोल दिया कि हमारा क्यूबिक सिस्टम है, ठीक है। तो सिस्टम कौन सा हो गया, क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक मतलब क्यूब, 3 डायमेंशन में, ठीक है। क्यूब में आपको पता है सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। इसमें एग्जांपल में है आपका कॉपर, NaCl और KCl। अब देखिए ये एक तरह से जैसे कोई भी सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल कॉपर है, मेटल है, सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। अब सॉलिड में एग्जिस्ट करता है तो क्या वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है कि अमॉर्फस?
अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि आपको पता है मेटल है तो मेटल सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ही आते हैं, तो उसकी अरेंजमेंट क्या है, तो उसकी अरेंजमेंट है क्यूबिक। ठीक है, ये हम अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, रेगुलर अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल में। टेट्रागोनल आता है, टेट्रागोनल नेक्स्ट है। इसमें आपका क्या है कि दो साइड्स जो हैं आपकी, या दो जो एक्सियल लेंथ हैं वो तो आपस में बराबर हैं, बट तीसरी आपस में इक्वल नहीं है, और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ही इक्वल है 90 डिग्री की। ठीक है, इसको वैसे ये टेबल जो है हल्का से यू कैन लर्न, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये काफ़ी यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। देखिए, इसको याद करने का तरीका पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मेथड क्या है इसको याद करने का, कि देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, क्यूबिक का C आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है टेट्रागोनल का T, ऑर्थोरोम्बिक का O, मोनोक्लिनिक का M, ट्राइक्लिनिक का T, रोम्बोहेड्रल का R और हेक्सागोनल का H। तो क्योंकि आपको ऐसे आप अकेले अकेले याद करने जाएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, तो एक याद करने का बहुत ही अच्छा मेथड होता है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। मतलब किसी चीज़ के साथ आप इसको जोड़ के अगर याद करें। केमिस्ट्री में ज़्यादातर चीज़ें हम ऐसे ही याद करते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, आपके ये चीज़ें हो गई, तो इनको याद करने के लिए आप एसोसिएटिव लर्निंग का यूज़ करें, किसी चीज़ के साथ जोड़ के उसको पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। जैसे देखिए अब CTOMTRH या वर्ड बना सकते हैं CTOMTRH। अगर आप इसको ऐसे याद रखेंगे तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, CTOMTRH। ठीक है, CTOMTRH 3-4 बार आप ऐसे बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। अच्छा, ये तो याद हो गए, फिर यानी आपको ये इनका पैटर्न तो पता है कि पहले क्यूबिक आता है, फिर टेट्रागोनल, फिर आपको ये याद होना चाहिए T से टेट्रागोनल है, O से ऑर्थोरोम्बिक, इसको रोम्बिक भी बोलते हैं हम, M से मोनोक्लिनिक है, T से ट्राइक्लिनिक है, R से रोम्बोहेड्रल है, H से हेक्सागोनल है। ठीक है, तो अब इनको कैसे याद करना है, देखिए सबसे पहले तो हम एक्सियल एंगल चेंज करेंगे। ठीक है, एक्सियल एंगल आप सेम रखें, मतलब एक्सियल एंगल यहाँ तक आप सेम रखें। देखिए हम इनको ऐसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इनको ऐसे। पहले हमने कहा ना CTO, फिर MTRH, तो CTO। अब जो CTO यानी क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक हैं, इनमें पहले आप एक्सियल एंगल सेम रखें। देखिए तीनों में ही सेम है, ये तो आपको याद रहेगा बहुत ही इजीली कि अल्फ़ा बीटा गामा 90, अल्फ़ा बीटा गामा 90, अल्फ़ा बीटा गामा 90, यानी जो एंगल्स हैं आपके एक्सियल लेंथ्स के बीच में वो सारे 90 के इक्वल हैं, तो आपके 3 बन गए। ठीक है, बट अब इसमें एक एक करके एक्सियल लेंथ्स को हमने चेंज करना है। पहले देखो तीनों बराबर हैं, फिर एक बराबर नहीं है, A और B बराबर हैं, C बराबर नहीं है, फिर तीनों ही बराबर नहीं है। तो एक पैटर्न में आपको ये याद हो जाएगा, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, इजी है। उसके बाद हम आते हैं मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और फिर रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको जो है वो एक तरह से आप इनको ऐसे याद कर लें कि MT, फिर आएगा RH। ठीक है, अब MT, अब क्या किया आपने, अब पहले आपने क्या किया था, पहले आपने एंगल्स को सेम रखा था, अब हम साइड्स को सेम रखेंगे। तो साइड्स को कैसे सेम रखेंगे, अब जैसे यहाँ पर तीनों साइड्स इक्वल नहीं थी, अब जो अगले 2 केस चलेंगे उनमें भी जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो एक्सियल लेंथ्स हैं ये इक्वल नहीं है, एक्सियल लेंथ आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, और साथ के साथ फिर आप क्या चेंज करें, अब देखिए यहाँ तक अभी तक एंगल्स में चेंज नहीं आया, एक्सियल एंगल्स में, अब हम एंगल्स में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे कि पहले तो अल्फ़ा और गामा 90 के इक्वल है, बट बीटा जो है वो 90 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो एक हमने बीटा निकाल लिया बीच में से कि बीटा 90 के इक्वल नहीं है। फिर सेकंड केस में हमने कह दिया कि तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है और ना ही 90 के इक्वल हैं। तो इन 2 केस में आपने ऐसे चेंज कर दिया, मोनोक्लिनिक और ट्राई क्लिनिक में। उसके बाद आते हैं आप रोम्बोहेड्रल में और हेक्सागोनल में। रोम्बोहेड्रल में आपने क्या करना है कि एक केस दोबारा आएगा, तीनों को इक्वल लेंगे आप। ठीक है, और सेकंड केस में आप 2 को इक्वल लेंगे और सेकंड को अनइक्वल लेंगे, यानी कुछ कुछ पहले 2 केस की तरह ही आ जाएगा आपका कॉपी। जैसे ये दोनों, इसके लिए ये चीज़ें आपने कॉपी कर दी यहाँ से, अब ये 2 बच गए तो इन दोनों को उठाया और यहाँ कॉपी कर दिया। ठीक है, तो ऐसे इतना पैटर्न बन गया।
अब आपको सिर्फ एंगल्स को चेंज करना है, तो एंगल्स को आपने क्या करना है, अब यहाँ साइड सारी की सारी इक्वल है तो एंगल्स को भी सबको इक्वल कर दो। फिर तो आप बोलेंगे कि ये तो फर्स्ट केस बन गया, बट फर्स्ट केस पूरा नहीं बनाना है, उसमें तीनों एंगल जो है 90 के इक्वल हैं, बट यहाँ पे नॉट इक्वल टू 90 लिख देना है, तो ये केस भी बन जाएगा। और लास्ट केस में भी यही चीज़ करनी है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 लिख देना है, ठीक है। जैसे इसके सेकंड केस में है अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, बट गामा नहीं। जैसे यहाँ पर आपने थोड़ा सा चेंज किया लास्ट में, यहाँ भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि यहाँ पे गामा 120 है।